जंगल की आग के हालात को देखकर एनडीआरएफ को अब यहां पर लगाया गया है देखरेख के लिए। नैनीताल वन प्रभाग के मनूरा और महेश खान के जंगलों में इनको लगाया गया है। पिछले 15 दिनों से लगातार आग लग रही है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। आज एनडीआरएफ की टुकड़ी नैनीताल पहुंची है, जिसके बाद अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया है। जवानों को बताया गया कि कैसे आबादी में आग को रोकना है और वन संपदा को बचाना है। गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास एनडीआरएफ की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं महेश खान में और मनोरा रेंज में, जो कि बहुत ही हमारी सेंसिटिव बनी हुई है। स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी। तो अभी हम लोग सभी इलाकों में इनके साथ जाएंगे और जिस इलाके में जहां फायर है तो सिखलाए गए तरीके से, क्योंकि हमारी जो टीम है इसको फायर का मैंडेट दिया गया है एनडीआरएफ को। उत्तराखंड में जंगल की आग से हालात कितने खतरनाक है, इसकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसकी एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसमें उत्तराखंड की जंगल की आग दिख रही है। उत्तराखंड का पूरा मैप जंगल की आग में लाल नजर आ रहा है। पूरे राज्य में जंगल की आग की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। बागेश्वर में तो जंगलों की आग अब आबादी तक पहुंचने लगी है। वहीं जंगल की आग में मैग्नेसाइट फैक्ट्री ऑफिस जलकर राख हो गया। आग ने 12 कमरों को अपने आगोश में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन मैग्नेसाइट फैक्ट्री में आग लगने से करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में आग से कोई राहत नहीं है। पौड़ी में भी जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों की वन संपदा अब तक जलकर राख हो चुकी है। जंगल में आग लगाने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पौड़ी में वन विभाग आग बुझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में गर्मियों में आग लगने से हर साल बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो जाती है। आग बुझाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन न तो जंगल बच पाते हैं, न ही आग बुझ पाती है और आखिरकार आसमानी बारिश ही जंगलों की आग को शांत कर पाती है। उत्तराखंड में जंगलों की आग इतनी भीषण हो चुकी है कि नैनीताल में एयरफोर्स को MI-17 की मदद लेनी पड़ी। तो रविवार को एनडीआरएफ की 41 सदस्यीय टुकड़ी भी मैदान में उतार दी गई। रविवार तक 606 घटनाओं में 750 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आग की चपेट में आ चुका था। बावजूद इसके जंगल लगातार धधक रहे हैं। सवाल है कि जंबो जेट फौज वाला वन विभाग जंगलों को आग से बचाने में नाकाम क्यों हो जाता है। पूर्व वन मंत्री नवप्रभात का कहना है कि जंगलों की आग हेलीकॉप्टर से नहीं बुझती। फायर लाइन काटने और फायर कंट्रोल बर्निंग जैसे ब्रिटिश कालीन तरीके ही इसमें कारगर हो सकते हैं, जिससे वन विभाग ने करीब करीब किनारा कर लिया है। हेलीकॉप्टर की टेक्निक उन देशों में काम आती है जहां क्राउंड फायर लगती है, जो पेड़ों के ऊपर लगती है। हमारे यहाँ चूंकि ग्राउंड फायर लगती है, इसलिए हमारे यहाँ एक लंबी रिसर्च के बाद ये इस्टेब्लिश है कि ब्रिटिश पीरियड से जो 2 तरीके थे, एक फायर लाइन बनाने का तरीका और एक प्रिवेंटिव बर्निंग करने का तरीका, यही 2 तरीके कारीगर हैं। गांव वालों को पहले से वन जंगलों में अधिकार दिए थे, वो अधिकार भी इन्होंने छीन लिए। अब गांव वालों का भी इसमें सहयोग बहुत कम हो गया है। जो हम लोग हैं नागरिक समाज, वो भी इसमें आग लगाने में सहयोग कर रहा है। अपने आप ही आग लग नहीं रही।
यानी कि बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और हो रहा है। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हमारा पहला फोकस जनता को जंगलों से जोड़ना और आग लगने पर रिस्पांस टाइम को कम से कम करने पर है। इसके लिए विभाग अब कई दूरगामी योजनाओं पर काम कर रहा है। जन सहभागिता को सर्वोपरि मानते हुए साथ ही साथ हमने ये भी निर्णय लिया था और जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसे स्थान जहाँ पर आग लगने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैक्स बना रहे हैं, ताकि उस पर्टिकुलर इलाके में वेस्टर्न लिविंग जमीन का बढ़ जाएगा तो आग बढ़ने की गति भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी में सेना को बुलाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना, ये तमाम प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जंगल की आग से हर साल भारी नुकसान होता है। 2014 से अभी तक 17 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं तो 74 लोग आग की चपेट में आकर झुलस चुके हैं। जंबो जेट फौज वाला वन विभाग आज तक कोई ठोस मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाया जिससे जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके, और वो आज भी आग बुझाने के लिए आसमानी बारिश पर निर्भर है, जो कि आज के दौर में सबसे ज्यादा हैरान करता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी, कुलदीप चौहान के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जंगलों में धधक रही आग से पेड़ पौधों के साथ जंगली जानवरों पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन अब ये आग इंसानों के लिए भी खासी खतरनाक साबित हो रही है। पिथौरागढ़ में हालात ये हो गए हैं कि रिहायशी इलाकों में पूरी तरह से आग के धुएं की चपेट में ही आ गया है, जिससे कई बीमारियों को भी फैलने का मौका मिल रहा है। पहाड़ों में हफ्ते भर से जंगल आग में धधक रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। लगातार फैल रही आग पर काबू पाने की कोशिशें भी कारगर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अब सबसे बड़ा खतरा आग की धुंध से पैदा हो रहा है। असल में रिहायशी इलाकों के इर्द गिर्द लगी आग की धुंध चारों तरफ फैल गई है। लगातार फैल रही धुंध के कारण विजिबिलिटी तो कम हो ही रही है, साथ ही बीमारियों के फैलने का भी डर बना हुआ है। जो ये पहाड़ों पे आग लगी है, इसकी जो धुआं है, ये बुजुर्गों जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके शरीर में कोई भी ब्रोंकाइटिस या कोई सांस की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। जिनको पहले से इस चीज़ की कोई सांस की बीमारी है उनके लिए थोड़ा ये और क्रिटिकल हो सकता है। आग के धुएं से जहां आंखों में जलन हो रही है, वहीं अस्थमा के मरीजों के लिए ये वक्त किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। यही नहीं, धुंध के कारण स्किन एलर्जी से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालात बेकाबू होता देख वन विभाग ने भी अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कई इलाकों में विभाग ने जंगलों में आग लगाने वालों पर मुकदमा तक दर्ज कर डाला है। बावजूद इसके आग की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप पकड़ें, इनको अरेस्ट करें और इनके अगेंस्ट जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है इनको करें, क्योंकि ये हमारा जो बहुत बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। जो हमारी जितनी भी वन संपदा है वो जल के खाक हो रही। पहाड़ों में इस बार बारिश नहीं के बराबर हुई है। ऐसे धरती पर नमी पूरी तरह से गायब है। मौसम चक्र में आया ये बदलाव बेशकीमती वन संपदा के लिए खतरा बना है, साथ ही इसकी कीमत इंसानों को भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अगर इंद्रदेव जल्द ही धरती पर मेहरबान नहीं हुए तो आने वाले दिनों में जानवर हो या फिर इंसान, दोनों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चंबोली से खबर है, यहाँ पर द्रोणागिरी में आए बर्फीले तूफान में कई घरों की छत उड़ गई है। बर्फीले तूफान के चलते पैदल रास्ता भी बर्बाद हो गया है। इलाके में भारी नुकसान की खबर आ रही है। द्रोणागिरी इलाके में रहने वाले लोग सर्दियों में निचले इलाकों में आते हैं और अप्रैल मई की शुरुआत में द्रोणागिरी पहुंचते हैं। ग्रामीण द्रोणागिरी पहुंचे तो यहाँ पर तूफान में हुए नुकसान का पता चला। पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर करीब 2 फीट तक ताज़ा बर्फ भी गिर चुकी है। बर्फीले तूफान की वजह से घरों में रखे परंपरागत बीज, सामान, कपड़े और खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब का पैदल रास्ता अब भी बर्फ से भरा हुआ है। खराब मौसम के बीच भी सेना के जवान यहां पर बर्फ हटाने और रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। -15 डिग्री तक के तापमान में भी हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता बनाने का काम जारी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं और 20 मई तक बर्फ साफ करके पूरा रास्ता बना लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पूर्णागिरि मेले की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग ली। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में इस मीटिंग में मेले को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में मुंडन कराने वालों से कम शुल्क लिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बनबसा कैनाल में 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने शारदा और बूम घाट पर नियमित रूप से सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में अस्थायी की जगह स्थायी व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पिछले कुछ सालों में कैंचीधाम का जिस कदर क्रेज बढ़ा है, उसी तरह से खतरे भी इस मंदिर के आसपास बने हुए हैं। क्राइम की बड़ी वारदात का भी यहाँ पर संकट दिख रहा है, तो अब स्थानीय लोगों ने इस पर खुद मुहिम शुरू कर दी है। आस्था के केंद्र कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्राइम भी बढ़ने लगा है। कारोबार के नाम पर कैंचीधाम के आसपास अतिक्रमण हो रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से यहाँ भिखारियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वहीं चोरियां और चैन स्निचिंग जैसी घटना भी हो रही है। हालांकि इन सब के लिए अब स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। ये जो भिखारी के रूप में यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान बाबा के रूप में या किसी और रूप में घूम रहे हैं, ये आने वाले कैंचीधाम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी बात, ये जो दुकानदार, अभी आपने बलबुलपुरा में देखा क्या हुआ, यही दुकानदारों ने पेट्रोल पंप फेंके जिनको प्रशासन ने बैठाया था। दरअसल पिछले कुछ सालों में कैंचीधाम देश का बड़ा आस्था का केंद्र बना है। बड़ी हस्तियां यहाँ बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुँचती है और देश भर के श्रद्धालु भी यहाँ किस्मत बदलने की कामना लेकर पहुँचते हैं। लगातार तेजी से बढ़ी कैंचीधाम में भीड़ के बाद धाम के आसपास अतिक्रमण बढ़ा है और खतरा भी बढ़ रहा है। लगातार इस प्रकार के जो लोग हैं उनका सत्यापन लगातार विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें इलीगल शॉप्स भी हैं, इलीगल होम स्टेज भी हैं, इलीगल अन्य प्रकार की चीज़ें भी हैं, जिनकी वजह से पर्यटक स्थलों पर अव्यवस्था होती है और इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल कैंचीधाम में भीड़ बढ़ने के साथ यहाँ बाहरी लोगों का दखल भी बढ़ रहा है। ऐसे में बिना सत्यापन के यहाँ रह रहे लोगों से भी खतरा बन सकता है। अगर अभी ऐसे लोगों पर नजरें नहीं रखी गई और उनको नहीं रोका गया तो भविष्य में बड़ी दिक्कत हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ शहर में अब ई रिक्शा चलाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए नगर पालिका ने 5 ई रिक्शा भी खरीद लिए हैं। पालिका ने पहले चरण में ई रिक्शा का ट्रायल किया तो कई रूट में सफल भी रहा। पालिका का कहना है कि जिस रूट पर ई रिक्शा बिना किसी दिक्कत के आसानी से चलाया जा सकेगा, वहीं इसका संचालन किया जाएगा। असल में पहाड़ के शहरों में अभी भी सार्वजनिक परिवहन नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। कहाँ है? उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डोडीताल में अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर डोडीताल में मां अन्नपूर्णा के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु नाग देवता देव डोली के साथ यहाँ पहुँचे और जमकर पारंपरिक नाच करते नजर आए। और बापा जी के द्वार आज खुल गए। मई 10 तक 4 धाम भी खुल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करती हूँ जो यात्री यहाँ आएंगे उनको भी वैसा ही सुखद एक्सपीरियंस अनुभव कर सके जो हमने किया है। हम ट्रैकर हैं लेकिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। डोडीताल भगवान गणेश की जन्मभूमि मानी जाती है। वहीं कपाट खुलने के दौरान पहले दिन 15 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में विराजमान है और यहाँ पर भगवान गणेश भगवान जी हैं जो, और उनकी जन्मस्थली है ये। और कहा जाता है कि ये जो तालाब है यहाँ पे माँ
अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया है। भगवान गणेश का जब शिरच्छेदन हुआ उस समय जो रक्त निकला, तो आज भी इस पवित्र सरोवर के चारों ओर जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर हैं उनके ऊपर अभी भी लाल लाल छींटे पड़ी हुई हैं। प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच मां अन्नपूर्णा मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहां पहुंचने के लिए अगोड़ा गांव तक करीब 18 किलोमीटर तक का सफर मैक्सी टैक्सी से तय किया जाता है। उसके बाद बांज बुरांज के जंगल के बीच करीब 15 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर डोडी ताल पहुंचा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।